सभी के लिए लेके आ गया हूं दोस्तों एक फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स। दोस्तों ये कोर्स आपका आ चुका है, 1 मई से ये कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। सो फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स आपका लाइव है, आप अनअकैडमी की ऐप पे जाके चेक कर सकते हो, मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे है, लिंक मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर दूंगा। सो गाइज हरी अप, जिन जिन बच्चों के पास में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है वो अपने आप को जाके एनरोल कर लेना बाय यूजिंग दैट लिंक। और जिन बच्चों के पास में अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं है और वो जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को मेरे साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, आप यूज करेंगे सुमित 10 कोड यूज करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर। और कंप्लीट गाइडेंस का आपका जो जिम्मा होगा दोस्तों वो मेरा होगा, मेहनत आपकी होगी दोस्तों, गाइडेंस मेरा होगा और आपकी इससे सफलता जो है हम इंश्योर करेंगे। चलिए दोस्तों, होप यू आप सभी को मैं वहां पर देखूं। टेक केयर। हेलो दोस्तों, कैसे हो यार? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो आज क्लास कर रहे हैं हम अपना दोस्तों ये एनवायरनमेंट की क्लास। थोड़ा सा मैंने पहले कर दिया है, काफ़ी लोग सो रहे हैं, उनको पता नहीं है। गुड आफ्टरनून लवप्रीत, गुड आफ्टरनून पूजा ठाकुर, नूरजहाँ, नेहा। काफ़ी लोग अभी सो रहे हैं, उनको पता नहीं है कि अपनी क्लास एक पहले भी है, क्योंकि देखते हैं नहीं है ना, बिल्कुल भी उनको ध्यान रहता नहीं है। बाकी आज उनको थोड़ा सा बुरा लगने वाला है, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास से पहले एक क्लास अपन जो है वो कर चुके होंगे, तो उनको लगेगा कि पता नहीं कि यार आज ये क्या हुआ। सो एक बार मैं कह रहा हूँ उन जागे हुए जो सोए हुए बच्चे उनको जगाओ यार, एक बार क्लास को फटाफट से लिंक को क्या कर दो, शेयर कर दो, लिंक को घुमाओ यार। तब तक हम कुछ बातें करते हैं आपके साथ में, खट्टी मीठी। चलिए दोस्तों, सिंपल सी बात मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा, कुछ 2-3 सरल और सुविधाजनक बातें मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों। आपके लिए मैंने आज लाइव क्लास जो है, फ्री क्लास जो है वो स्टार्ट कर दी है अनअकैडमी के ऊपर। सो आज ज्वाइन भी कर सकते हो आप मेरे को, ठीक है। आप मेरे को ज्वाइन कैसे करोगे? आप मेरे को ज्वाइन करोगे, अनअकैडमी आप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर जाके मेरा नाम सर्च करो, या तो मिलेगा आपको नाम मेरा सुमित कुमार से। अभी प्रोफाइल नहीं है तो नाम सर्चिंग में नहीं आ रहा है यार, @ या क्या करोगे आप, सुमित राठी 3। और सबसे अच्छा बताऊं मैं आपको, सबसे अच्छा क्या है, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, उसके ऊपर आपको क्लास का लिंक मिल जाएगा, तो उसको फॉलो कर लो, जो आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। कितनी बार मैं बता चुका हूँ आपको कि गाइस आप टेलीग्राम चैनल जो है उसको फॉलो कर लो, फॉलो कर लो, फॉलो कर लो, लेकिन आप लोग जो है वो मानने को कतई तैयार नहीं हो। आप बोलते हो सर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सो गाइस अगर नहीं करोगे तो आपको थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो हो जाएगी, है ना, नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। सो ये जो क्लास है यूपीएससी सीएससी जो सीरीज़ है हमारी, यूपीएससी सीएससी 2020 और 21, उसके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये सुमित 10 मेरा कोड है, सुमित 10 का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट 10% अनअकैडमी डिस्काउंट। आपको 10% का यहाँ पर तुरंत की तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। आज हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जल्दी से बात करते हैं। कल जो थोड़ा सा हमने पढ़ा था उस मुद्दे पर दोबारा से चर्चा करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कल वाला जो मुद्दा है वो शायद बच्चों को अभी जो है वो क्लियर नहीं है, पूर्णतः अच्छे से उनको शायद वो क्लियर नहीं है। ओके, why it is not working? ओके, नाउ इट्स वर्किंग। चलिए, सो क्लाइमेट चेंज हम बात कर रहे थे, तो उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये हमारा यूपीएससी एच प्रीलिम्स आप जानते ही हैं कोर्स। दूसरा दोस्तों, ज्योग्राफी की, फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास रनिंग में है दोस्तों। 4 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी और 4 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं बिल्कुल। और ये प्रीलिम्स 2020 के लिए बैच था। जल्दी ही मैं अब 2021 मिशन 2021, ठीक है, इसके लिए मैं बैच लेके आने वाला हूं और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो प्लस पर। सो देर मत करो यार, जल्दी से, क्योंकि क्लास एक भी जाती है तो प्रॉब्लम होती है, एक भी क्लास जो है वो आपकी नहीं जानी चाहिए। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, फटाफट जाओ और वहां पर मेरे को ज्वाइन कर लीजिए। सो दोस्तों, सुमित 10 आपको कोड ये यूज़ करना है। सुमित 10 कोड का आप इस्तेमाल करोगे, यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो फिजिकल ज्योग्राफी या कोर्स आपको मिलेगा वहाँ पर, साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी का भी कोर्स मिलेगा, साथ ही साथ इकोलॉजी का कोर्स भी वहां पर आपको मिलेगा। सो याद रखना दोस्तों, जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं सुमित 10, जल्दी से ज्वाइन करो यार, जो भी जिसको भी ज्वाइन करना है, क्योंकि बहुत जल्द हम वहां पर अपनी क्लासेस जो हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको एक्सटेंड कर रहे हैं। सो गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज, गो एंड आप जल्दी से इसको क्या करेंगे, आप फटाफट से इसको शेयर करेंगे, ठीक है। फटाफट से सुमित 10 कोड का इस्तेमाल करके इसको हम यूज़ करोगे। कल मैंने आपको बताया था इसके 4 पार्ट होते हैं दोस्तों। इकोलॉजी जल्दी से रिवाइज कर रहा हूँ, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, और चौथा नंबर पर क्या होता है, एक्ट एंड पॉलिसीज। ये कंप्लीट हो चुका हमारा, ठीक है, दिस इज कंप्लीट।
ये जो क्लाइमेट चेंज है ये हम कर रहे हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीक तक इसको फिनिश करने की। बायोडाइवर्सिटी या एक इनमें से हम ये जो काम है वो कहाँ पर करने वाले हैं, हम इनमें से एक काम जो है वो हम अनअकैडमी की ऐप पर करेंगे, ठीक है। अनअकैडमी जो है उसके ऊपर फ्री क्लासेस जो होती है वहाँ पर मैं एक पोर्शन या तो बायोडाइवर्सिटी को या मैं आपका एक्ट एंड पॉलिसीज़ को वहीं पर मैं आपका डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। दूसरी मैं बात करता हूँ दोस्तों क्लाइमेट चेंज होता क्या है। तो क्लाइमेट चेंज के अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, एसिडिफिकेशन, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, इंडियन क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन, ये अलग अलग टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। मैंने कल बताया था आपको क्लाइमेट चेंज और वेदर में क्या होता है। भाई क्लाइमेट और वेदर में फ़र्क क्या होता है, दो अलग अलग चीज़ है बट मुझे सेम सी लगती है। क्लाइमेट और वेदर एक जैसा लगता है, तो फ़र्क क्या है। देखो क्लाइमेट क्या होता है, देखो क्लाइमेट समझने से पहले समझो हमारे पास बहुत सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, इनको हम बोलते हैं आपका वायुमंडलीय अवस्थाएं। हमारे पास बहुत सारी वायुमंडलीय अवस्थाएं होती हैं, जैसे तापमान, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, रेनफॉल एक्सेट्रा। सो इन वायुमंडलीय अवस्थाओं की जब हम स्टडी करते हैं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म स्टडी कर रहे हो लंबे समय के लिए, मतलब मिनिमम 35 ईयर, सो इनको हम क्या बोलेंगे, आपका क्लाइमेट बोलेंगे। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म स्टडी कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका वो क्या कहलाएगा, दैट इज वेदर। कल पढ़ा था हमने लॉन्ग टर्म क्लाइमेट, शॉर्ट टर्म क्या कहलाता है आपका दोस्तों, शॉर्ट टर्म अकाउंट जो है, शॉर्ट टर्म स्टडी जब आप करते हो, सो दैट इज नोन एज द, ठीक है। ये ऑलरेडी अपन कल जो है क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं दोस्तों लॉन्ग टर्म अकाउंट, ये मैंने डेफिनेशन बताया था कल, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको भी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात है हमारे पास, दैट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट और इससे रिलेटेड चीजें जो है इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, कल भी हमने बात की थी, ठीक है। अगर आपको पता हो, याद हो थोड़ा सा, नहीं है तो मैं बता देता हूं। देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, जल्दी से मैं बता रहा हूं। उससे पहले आप ये चीज ध्यान रखो, ये सन है मेरे पास, सन से हमारे पास क्या है, सन के अंदर भैया, सन के अंदर हो रही है न्यूक्लियर रिएक्शन। फिर से बता रहा हूं, कल भी बताया था मैंने। न्यूक्लियर रिएक्शन से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एनर्जी उत्पन्न होती है और वो एनर्जी आती है। तो जब सन एनर्जी रेडिएट करता है, वही सन एनर्जी एमिट करता है, तो जब सन से एनर्जी निकल के आती है तो इनको हम बोलते हैं आपका सोलर रेडिएशन। इनको हम क्या बोलते हैं गाइस, इनको हम बोलते हैं आपका सोलर रेडिएशन, ठीक है। सो दिस इज सोलर रेडिएशन, इनको हम बोलते हैं सोलर रेडिएशन, ठीक है। सोलर रेडिएशन हो गया। उसके बाद ये सोलर रेडिएशन जो है ये कहाँ पर जाती है, आपका नीचे मेरे पास यहाँ पर क्या है, ग्राउंड सरफेस है, धरातल है, ठीक है। यहाँ पर है धरातल सरफेस, ठीक है। तो ये सरफेस पे आती है, टकराती है, लेकिन उससे पहले इनको किनको पार करना पड़ता है, बीच में अगर मैं बात करूँ तो बीच में एक चीज़ और भी होती है जिसे इन्हें पार करना होता है, और वो क्या है आपका गाइज, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो होता है हमारे पास एनवायरनमेंट, ठीक है। ये रहा, तो एनवायरनमेंट होता है, ये रहा, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज नॉट एनवायरनमेंट, दिस इज एटमॉस्फेयर। ये क्या होता है आपका, वायुमंडल, ठीक है। अब वायुमंडल जो है, अब देखो ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन है। अब इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए हमारा जो वायुमंडल है वो कैसा बिहेव करता है पता है आपको, इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए वायुमंडल ट्रांसपेरेंट बिहेव करता है, इनको आने देता है, बिल्कुल भी नहीं रोकता। सो इनके लिए आपका ये कैसा बिहेव करता है, ट्रांसपेरेंट। सो इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए अगर मैं बात करूं तो ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए कैसा बिहेव करता है आपका, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हुआ, पारदर्शी, मतलब आने देगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ भाई, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ से टकरा के जाएंगी, मुझे पता है आप लोग ज्ञान दोगे मुझे कि सर ये कल हो चुका है, अब मत कराओ, मुझे पता है ज्ञान दोगे, बट आराम से बैठो और थोड़ा सा जो है इसको कर लो तो बेटर होगा। मुझे पता है इतना आपको नहीं पता, बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी उस कॉन्सेप्ट में लोचा है, और मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ तब तक आपको समझ में आए। ये बहुत सारी गैसेज हैं, एटमॉस्फेयर क्या होता है, दिस इज़ नथिंग बट ये क्या होती हैं, बहुत सारी गैस होती है इसके अंदर, प्लस क्या होता है गाइज इसके अंदर डस्ट पार्टिकल, धूल के कण होते हैं इसके अंदर, और क्या होता है इसके अंदर, और इसके अंदर होता है सर वाटर वेपर होता है ना, जलवाष्प, बहुत सारी चीज़ होती है एटमॉस्फेयर, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ होती है। अब ये क्या होगा, ये जब धरातल से टकरा कर ये किरणें आपकी क्या करेंगी आपके दोस्तों, वापस भी जाएंगी, है ना। जब ये किरणें वापस जाएंगी तो अब देखते हैं इनका क्या हाल रहेगा, है ना। अब आती हैं किरणें तब क्या होगा, जाती है किरणें तब क्या होगा, दोनों तरीके की बात देखनी है ना। तो अब ये जाएंगी ऐसे टकरा के और ये वापस जा रही है, देखो जा रही है, ठीक है, ये जा रही है, देखो जा रही है। अब इनमें से कुछ तो क्या होता है, कुछ तो पार निकल जाएंगी, ठीक है, कुछ चली जाएंगी, लेकिन बाकियों को ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर, ये जो रेडिएशन आ रही है ना अपने पास, इनको हम बोलते हैं, कल भी बताया था मैंने क्या आपका, इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, धरातलीय विकिरणें, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, धरातलीय
विकिरणें। ठीक है, ये हो गया धरातलीय विकिरणें। अब ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होती है इनके लिए ये कैसा काम करता है दोस्तों, इनके लिए ओपेक काम करता है। ओपेक का मतलब क्या है, अपारदर्शी, मतलब इनको ये जाने नहीं देता। तो क्या करता है इनके साथ, इनको सर ये एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब का मतलब क्या है दोस्तों, अवशोषित। अवशोषित कर लिया इसने, ठीक है। अब अवशोषित करके ये क्या करेगा इनका, मैं बताता हूँ। अवशोषित करके ये दोबारा से इनको क्या करेगा गाइज, धरातल की ओर दोबारा से छोड़ देगा। अवशोषित किया, उसके बाद देखो इन्होंने दोबारा से इसको एटमॉस्फेयर की तरफ क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। ठीक है, दोबारा से रिलीज कर दिया। अब ये जो किया है जिसने, उनका नाम होता है क्या आपका, ग्रीन हाउस गैस। तो ये जो काम करते हैं, जो एब्जॉर्ब करते हैं, ये कौन करता है एब्जॉर्ब, ये करती हैं आपकी ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, अब इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा, इनपुट आपकी क्या हो रही है दोस्तों, आपकी इनपुट जो है वो इंक्रीज हो रही है ना। तो इसकी वजह से इनपुट इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, तापमान बढ़ेगा। इसी तापमान के बढ़ने को हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सेम ऐसे ही होता है जैसे आप गाड़ी में हो, कार के अंदर बैठे हो, गाड़ी से आप गाड़ी में धूप में खड़ी कर दी, गाड़ी के अंदर सूर्य की किरणें आ रही हैं। किरणें आती तो हैं शीशे से, लेकिन जा नहीं पाती। आती क्यों है, आती इसलिए दोस्तों क्योंकि इनकमिंग सोलर रेडिएशन, कल बताया था मैंने, याद है आपको। जब मैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन की बात करूंगा तो इनका जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है गाइज, फ्रीक्वेंसी जो होती है इनकी वो हाई होती है। लैम्डा जो होता है वो क्या होता है आपका, लो होता है, और एनर्जी भी क्या होती है आपका, हाई होती है। सो इन वेव्स को हम क्या बोलते हैं आपका गाइज, शॉर्ट वेव। ठीक है, अपने आप को मैं छुपा देता हूँ इसमें से। इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्या होती है, शॉर्ट वेव। दूसरी ओर अगर मैं धरातलीय विकिरणों की बात करूँ, ठीक है, सो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है आपका, लो। फ्रीक्वेंसी लो तो बताओ एनर्जी भी क्या होती है, लो, और एनर्जी लो है तो बताओ मुझे लैम्डा क्या होता है, हाई होता है। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं गाइज, दीज आर नॉट एज लॉन्ग वेव। तो याद रखना, जो शॉर्ट वेव आती हैं ये आ जाती हैं, ठीक है, इनके लिए एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट काम करता है। लेकिन जो ये लॉन्ग वेव है इनके लिए एटमॉस्फेयर कैसे काम करता है आपका, इनके लिए ओपेक काम करता है, ओपेक, अपारदर्शी। ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं और ये आपस में पार चली जाती है। ये बात क्लियर है या नहीं है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए तब मजा आएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे आप, इज दिस थिंग इज क्लियर टू यू और नॉट। अगर क्लियर नहीं है तो बताओ मुझे, अगर क्लियर है तो बताओ मुझे, क्योंकि अगर क्लियर नहीं है तो हम आगे मूव नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे चाहिए कि एकदम ये क्या हो आपका, क्रिस्टल क्लियर हो, तो मज़ा है आगे मूव करने में। अदरवाइज तो फिर क्या ही फायदा है यार, फिर तो करा ना करा बराबर ही है। ओके, हाँ, एनर्जी लॉन्ग वेव में एनर्जी कम ही होगी, ठीक है, लॉन्ग वेव में एनर्जी कम होगी। अनुराग शर्मा सर, आपने लॉन्ग वेव इन एनर्जी को लो है, हाई होनी, लो शॉर्ट वेव में ज़्यादा होती है, यही तो नहीं पता आपको। शॉर्ट वेव में एनर्जी हाई होती है, इधर देखो, लैम्डा इज इक्वल टू, कल बताया था मैंने, बिल्कुल याद नहीं है, लैम्डा इज इक्वल टू 1/f, और f इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, e। लैम्डा इसके इनवर्स प्रोपोर्शन है, और फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो ये भी। अगर मैं लिख रहा हूँ लॉन्ग वेव मतलब लैम्डा ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है, और वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी क्या होगी, कम। ठीक है, ये समझ में आया तो ही बात बनेगी, समझ में नहीं आया तो बात नहीं बनेगी। चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं आपका नेक्स्ट, ठीक है, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ दोस्तों, और नेक्स्ट में क्या है, ध्यान से देखेंगे बात मेरी, यही होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब समझो, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया ना, अब इससे कोशिश करो। पृथ्वी की किरणें आ रही हैं ऊपर से नीचे, बहुत बढ़िया आ रही हैं। एटमॉस्फेयर में आने वाली किरणें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, आने देता है, कोई रोकने वाला है ही नहीं, ट्रांसपेरेंट आ रही है, पारदर्शी है, आ रही है। अब इसके बाद क्या होगा, देखो कुछ तो ऐसी होती है जो टकरा के वापस चली जाती है, आ रही है, कुछ टकरा के वापस चली जाएगी, कुछ धरातल से टकरा के, लेकिन कुछ जो है वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। अब पृथ्वी आ गई, पृथ्वी ने इसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब।
अब मैंने बताया था जब भी अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, एब्सोल्यूट 0 से ज़्यादा होगा, अगर पृथ्वी का तापमान 0 डिग्री से ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगी, इनको अपनी रेडिएशन को एमिट करेगी, इनको बोलेंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इनमें से रेडिएशन जो है देखो ये एटमॉस्फेयर के द्वारा क्या कर लिया यहाँ पर, एब्जॉर्ब अवशोषित, और दोबारा से धरातल की ओर इनको क्या कर दिया गया, दोबारा छोड़ दिया गया, री रेडिएट कर दिया। कुछ वापस निकल जाएंगे लेकिन कुछ को वापस छोड़ दिया जाएगा, है ना। अब ये नॉर्मल टाइम पे भी होता है, ऐसा नहीं नॉर्मल टाइम पे नहीं होता, इसका नहीं बैलेंस होता है। इसका क्या होता है दोस्तों, एक बैलेंस होता है। नॉर्मल टाइम पे इसका एक बैलेंस होता है, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये जरूरी है। अगर हम बात करें डे टाइम के अंदर, ठीक है, ये नियम बना है, डे टाइम के अंदर अर्थ जो है वो क्या करती है, अर्थ जो है वो सन से एनर्जी रिसीव करती है, ठीक है। और नाइट टाइम पे अर्थ क्या करती है दोस्तों, नाइट टाइम पे अर्थ जो है वो एनर्जी क्या करती है, आपका ट्रांसमिट करती है, ठीक है। ये तो पता होगा ना, डे टाइम पे रिसीव, नाइट में क्या कर दिया उसने, उसको ट्रांसमिट करना है, अपनी धरातल से बाहर छोड़ना है। तो ये बैलेंस है, ये चीज़ हमेशा एक बैलेंस में बनी रहती है। लेकिन वो बैलेंस बिगड़ता है कब, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज कब करते हैं हम, आपका किस वजह से करते हैं, ड्यू टू दी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ठीक है। किसकी वजह से हो रही है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, औद्योगिक गतिविधियों की वजह से। आपने औद्योगिक गतिविधियों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा दिया है, उसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, उसकी वजह से हो रहा है हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो आपका तापमान बढ़ रहा है, सो उसी को हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूअस राइज इन द टेम्परेचर, जो पृथ्वी की धरातल का तापमान लगातार बढ़ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं आपका दोस्तों, उसी को हम बोलते हैं आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। दैट इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इज दिस थिंग इज क्लियर टू यू, फटाफट जल्दी से बताओ, क्लियर है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से तापमान बढ़ता है, और उसी तापमान के बढ़ने को हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, उसी तापमान के बढ़ने को गाइज वी आर सेइंग दैट कि वो क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। मेरे हिसाब से चीज़ें क्लियर हैं, आप बताओ आपके हिसाब से चीज़ें कैसी हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि अब बातें क्लियर हैं आपके पास, अब आपको कोई टेंशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। आप बताइए कैसी बात है, कैसी नहीं है। कमेंट भी देख लेता हूं मैं क्या चल रहा है। हाँ 3 बजे भी क्लास है आज डबल क्लास है, डबल, ठीक है। आज क्लास जो है वो डबल होगी, और 1-2 दिन ऐसे ही होगा, क्लास दिन में 2-2 3-3 चलेगी, क्योंकि अभी टाइम आ गया, फटाफट सिलेबस खत्म करना है। 2021 का बैच लॉन्च कर रहे हैं, सो उससे पहले हम क्या करेंगे, आपकी जो क्लासेस हैं पुरानी उनको हम फिनिश करने की यहाँ पर करेंगे कोशिश, ठीक, समझ में आ रही बात। चलो ठीक है, तो ये हो गया अपना कवर। अब मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूं, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, अब चलो दोस्तों बात करते हैं इंपैक्ट क्या है। पहला देखो, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगी, देखो दुनिया का तापमान बढ़ रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सीधा मतलब क्या है, टेम्परेचर के अंदर इंक्रीमेंट, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर तापमान आपका बढ़ रहा है, तो तापमान अगर आपका बढ़ेगा तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारे ग्लेशियर है ना, जो हिमनद है, वो क्या होंगे, मेल्ट होंगे, ठीक है। ग्लेशियर क्या होंगे आपके, मेल्ट होंगे, पहली बात। दूसरा क्या होगा, राइज इन द सी लेवल, समुद्र का जो धरातल का जो सी का लेवल है, अगर देखो आइस मेल्ट होगी तो पानी सारा पिघल के कहाँ पर आएगा यार, वो सारा का सारा पानी आपका कहाँ पे आएगा, समुद्र के अंदर। सो याद रखना, एक तो ग्लेशियर आपके मेल्ट होंगे, दूसरा राइज इन द सी लेवल, सी लेवल उठेगा। अच्छा सी लेवल उठेगा तो सबसे ज़्यादा खतरा किसको है, जो आपकी ऐसे कोस्टल एरिया है उनको खतरा है, वो क्या हो जाएंगे आपके, सबमर्ज हो जाएंगे, है ना, डूब जाएंगे ना, सबमर्ज हो जाएंगे। दूसरी बात, कोस्टल एरिया के साथ में जो आपकी छोटी आइलैंड कंट्री है उनको भी खतरा है इनसे, ठीक है। आइलैंड कंट्री जैसे फिजी हो गया, फिजी बहुत खतरे में है। आइलैंड का मतलब क्या होता है, जो द्वीप समूह होते हैं, ऐसा इलाका भूमि का जो चारों ओर किससे घिरा हो, पानी से, आइलैंड कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, द्वीप। सो द्वीपों को भी खतरा है। अगर समुद्र का लेवल उठता है,
अगर बर्फ़ पिघलेगी, देखो बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा, नदियों में पानी ज़्यादा होगा, नदियों का सारा पानी बह के जाना कहाँ है, समुद्र के अंदर, है ना। तो अगर वो पानी समुद्र के अंदर जाता है दोस्तों, सो उससे क्या होता है, सी लेवल हमारा क्या करेगा, राइज करेगा। और अगर सी लेवल अपना राइज करता है तो उससे क्या होता है आपका दोस्तों, उसकी वजह से जो कोस्टल एरिया है वो क्या हो जाते हैं आपके, सबमर्ज हो जाते हैं। और सबमर्ज होंगे, साथ ही साथ आइलैंड कंट्री है वो क्या करेगी, डूब जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, इसकी क्या कोई रिकवरी है? एक आइलैंड था, देश था, वो डूब गया समुद्र में, एक बार डूब गया तो डूब गया, फिर वो ऊपर नहीं आ सकता दोस्तों। जो ज़मीन गई उसकी वो परमानेंट चला जाएगा, सो उससे बहुत सारे लॉस होंगे, ठीक है भाई। लैंड चली जाती है उनकी, ख़त्म, है ना, लैंड चली जाती है, हो सकता है उस पर वो एग्रीकल्चर करते हो, वो ख़त्म हो जाता है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर होती है, स्पेशली कहाँ पर दोस्तों, आइलैंड कंट्री में। सो सबसे ज़्यादा जो खतरा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो सी लेवल राइज हो रहा है, उसका सबसे ज़्यादा खतरा किसको है दोस्तों, आपका कोस्टल या आइलैंड कंट्रीज़ को। आइलैंड कंट्रीज़ को खतरा क्यों है, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर के मेल्ट होने से समुद्र के अंदर जो लेवल है पानी का वो क्या हो रहा है दोस्तों, आपका राइज कर रहा है। इज दिस थिंग इज क्लियर टू यू और नॉट? फटाफट बताओ मुझे, ये चीज़ क्लियर है? जीनत क्या रिप्लाई दूं मैं? अभी देखा मैंने आपका, मुझे लगता नहीं आपने कुछ क्वेश्चन पूछा होगा। और निमिषा की बात सुनो, आज अपनी क्लास है एक फटाक देसी शाम को 8 बजे, ठीक है, 8 बजे। लिंक टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, अनअकैडमी पे आपको ज्वाइन करना है मुझे, और ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस क्लाइमेट चेंज का एक पार्ट मैं वहीं पे पूरा कराऊंगा। यहाँ पे नहीं हो पाएगा, सारी क्लासेस यूट्यूब पे नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं वहीं पे कराऊंगा। और अच्छी बात वो है कि वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगी। राइज इन द सी लेवल, अच्छा अब सी लेवल क्यों राइज करता है? देखो तापमान बढ़ता है ना, तो पानी भी क्या है, पानी भी मतलब H2O ही तो है ना, जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। तो अब क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो इनके बीच के अंदर का जो बॉन्डिंग है वो ये एक्सपैंड कर जाते हैं। तापमान बढ़ेगा तो एक्सपेंड करेंगे, उसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। सो ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर एंड सेकेंड क्या आपका दोस्तों, थर्मल एक्सपेंशन, ये दोनों होते हैं। तो इसकी वजह से समुद्र का लेवल जो है वो क्या करता है, राइज करता है। सबमर्जेंस ऑफ द कोस्टल लैंड, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। एक्सपेंशन ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, देखो दोस्तों होगा क्या, अगर लगातार ये ग्लोबल वार्मिंग होती रही तो वो इलाके जहां पर तापमान ज़्यादा होता है ना, वहां पर टेम्परेचर आपका क्या होता रहेगा, लगातार इंक्रीज होता रहेगा। और अगर वहां तापमान बढ़ता रहेगा दोस्तों, तो वहां पर उन इलाकों में एरिडिटी जो है, मतलब मरुस्थलीय भाग जो है वो बढ़ते रहेंगे, ठीक है, एक्सपेंड होते रहेंगे। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम है, राइजिंग हेल्थ प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम, हीट वेव चलती हैं, ठीक है, हीट वेव फैल जाती हैं, तो वो बहुत सारी समस्या है दोस्तों। आपको हीट स्ट्रोक होते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है ना। अगली बात कर रहे हैं दोस्तों, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट, बहुत बुरी समस्या होती है ना, जैसे राइजिंग हीट वेव इंसिडेंट, जैसे गर्मियों के अंदर वो तेज लू चलती है ना, तपता है सब कुछ, उसको बोलते हैं राइजिंग हीट वेव इंसिडेंट। उसके बाद में ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन हीट की वजह से ही डेवलप होता है। साइक्लोन बेसिकली आपका एक एनर्जी सिस्टम है जिसके लिए कॉन्टिन्यूस एनर्जी सप्लाई चाहिए आपको। सो अगर क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से क्या हो सकता है, फ्लड, बाढ़ आ सकती है। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, आपके वायुमंडल का भी डिग्रेडेशन होता है, पर्यावरण का डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, लॉस होता है। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, उसका भी लॉस होता है। अगर तापमान बढ़ेगा तो जैव विविधता का भी लॉस होगा, जैसे लॉस ऑफ प्लैंकटन, आपको बताया था ना मैंने। जैसे ही सी का टेम्परेचर आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, जितनी भी हमारे पास वाटर बॉडी है, जितने भी हमारे पास एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जितने भी हमारे पास एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, सो यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ही ना के बराबर होता है, ठीक है, नियरली इक्वल टू 0 नहीं होता, टेम्परेचर वेरिएशन यहाँ पे नहीं होता। सो इसी केस में अगर वो नहीं होता तो थोड़ा सा तापमान बढ़ने पर यहाँ के जो जीव हैं वो मरने लग जाते हैं, लॉस ऑफ प्लैंकटन, ठीक है। साथ ही बात करूँ तो मैं आपका क्या, कोरल ब्लीचिंग इसी से होती है, तापमान बढ़ने से कोरल ब्लीचिंग होती है। इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स इकोसिस्टम, ठीक है, इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल इकोसिस्टम, और हर इकोसिस्टम पर जैसे एक्वाटिक हो, टेरेस्ट्रियल हो, सब पर अलग अलग प्रभाव जो है इसके आते हैं। राइजिंग फूड इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी जो है हमारी वो बढ़ जाती है। फूड इनसिक्योरिटी कैसे बढ़ेगी गाइस, आप जानते हो, फूड इनसिक्योरिटी हमारी इस प्रकार से बढ़ेगी, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, सो तापमान बढ़ने से दोस्तों अगर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है तो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरिया में हमारी जो यील्ड है वो 30 डिग्री क्या हो जाएगी आपका दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगी।
टेम्परेट और जो टेम्परेट इलाके होते हैं और जो पोलर इलाके होते हैं, अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है, तापमान बढ़ता है, तो वहाँ पर तो पैदावार बढ़ जाती है, इंक्रीज। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपका किसकी, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया की दोस्तों, तो वहाँ पर क्या होता है, फूड जो है आपका पैदावार जो है वो कम हो जाती है। 1 डिग्री तापमान बढ़ाओगे ना 30% डिक्रीज हो जाता है, इसलिए वहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी जो है आपका वो बढ़ने लगती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन द अर्थ, प्लैनेट अर्थ। अब ये प्लैनेट अर्थ पे इसका क्या प्रभाव होता है, मैंने आपको बताया था, सेम चीज़ है। ये सन से लाइट आ रही है, शॉर्ट वेव इनको एब्जॉर्ब करता है, आ रही है तो शॉर्ट वेव इनको ट्रांसपेरेंट, इनके लिए ट्रांसपेरेंट चलता है काम, ठीक है, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जब ये पृथ्वी से आपकी जाती है, रेडिएट होके जाती है, तो इनको क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और कौन एब्जॉर्ब करता है, ग्रीन हाउस गैस। सो द ग्रीन हाउस गैस है जो इनको एब्जॉर्ब करती हैं और फिर दोबारा से री रेडिएट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ द लॉन्ग वेव पृथ्वी की तरफ, ठीक है। सो इनकी वजह से आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज, और लगातार टेम्परेचर जो इंक्रीज होना होता है उसी को हम क्या कह रहे हैं आपका दोस्तों, ग्लोबल। मेरे हिसाब से अब इसमें कोई चीज़ बचती नहीं है, कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। पूरा का पूरा जो फंडामेंटल सिस्टम है वो मैं आपको बहुत बार डिटेल के अंदर में पढ़ा चुका हूँ। आई डोंट थिंक कि अब आपको इस टॉपिक के अंदर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है सो आपको फिर देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पर है प्रॉब्लम, क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूँ ये बात। अब बात आती है दोस्तों, ये जो ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो इसके लिए जिम्मेदार है आपकी ग्रीन हाउस गैस, GHG, ठीक है। उन ग्रीन हाउस गैसों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एक नहीं होती ग्रीन हाउस गैस, बहुत प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है ग्रीन हाउस गैस, जैसे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हो गया मीथेन, जैसे क्या हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे क्या हो गया आपका डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, ऐसे बहुत सारी गैसेज होती है आपका, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जैसे हो गया आपका वाटर वेपर, जलवाष्प। जलवाष्प जो है ये भी एक नेचुरल क्या है आपका दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। अब ये बताओ एक ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छा है या बुरा है, कल मैंने आपको बताया था, याद है ना। देखो एक बैलेंस होता है, एक बैलेंस होता है। सपोज ये अर्थ है हमारी, तो इस पर एक बैलेंस है, क्या, अर्थ के ऊपर इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है, ठीक है, ये आ रही है, दीज आर इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब सोचो ये इनको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, तो इसका टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज होता है। जब टेम्परेचर 0 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, ग्रेटर देन 0 डिग्री, तो ये क्या करती हैं फिर, दे विल स्टार्ट एमिटिंग द रेडिएशन। अब जैसे ही 0 डिग्री होगा ना, तो ये क्या करेंगे भाई, अब ये भी अपना एमिट करती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। अब एक नियम है, मान के चलते हैं जितनी आ रही है उतनी जा नहीं सकती। अगर आ रही है, मान के चलो ये तापमान कर रही है आपका +40 डिग्री सेल्सियस, और ये चली भी गई तो तापमान कितना होगा, -40 डिग्री, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक ऐसी गैसियस लेयर होती है जो क्या करती है, इसको बचाती है, ठीक है, जो इसको क्या करती है दोस्तों, सेव करती है। ठीक है, अब इसके चारों तरफ ये जो है हमारे पास, ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया, इसको मान लेते हैं एनवायरनमेंट। देखो रिप्रेजेंट करने का आपको तरीका आना चाहिए। ठीक है, अब ये एनवायरनमेंट क्या करता था,
ये एनवायरनमेंट कुछ ऐसा करता था, ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आ रही ना पृथ्वी से, इनमें से कुछ को रोक लेता था और कुछ को क्या कर देता था, वो जाने देता था। कुछ को क्या होती थी, कुछ आपकी चली जाती थी और कुछ रुक जाती थी। ये था अर्लियर, पहले। कब? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण से पहले। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा है? ये जो एनवायरनमेंट है इसके अंदर में गैसेस होती हैं जिनका नाम क्या है, ग्रीन हाउस गैस। उन गैसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? दोज गैसेस आर नोन एज ग्रीन हाउस गैस। यहाँ पर क्या है हमारे पास? यहाँ पर है ग्रीन हाउस गैस। अब हमने बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसा हाल था, अब हमने क्या किया है, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या कर दिया हमने, ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। आसान चीज़ है बहुत ही, लेकिन रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करो ताकि दोबारा कभी ज़िंदगी में ज़रूरत ही ना पड़े। अब आ रही थी, आने का तो सेम ही फंडा है, आनी तो उतनी है, लेकिन जो जाएंगी ना उनमें से क्या होगा दोस्तों, वहाँ पर फ़र्क आ जाएगा आपका, है ना। कैसे देख लेते हैं, देखो ये हमारे पास क्या था, दिस इज आवर एटमॉस्फेयर। अब इस एटमॉस्फेयर के अंदर में GHG ग्रीन हाउस गैस की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस की कंसंट्रेशन मैं क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। ये आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड है। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो रहा था? आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही थी, इंक्रीज। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड अभी बता रहा हूँ आपका ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। सो इन दिस केस जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। अब बढ़ रही है उसकी वजह से क्या होगा, पुराने टाइम के और अब के टाइम की अपेक्षा जितनी पहले निकल पा रही थी ना उतनी निकल नहीं पाएंगी। देखो पहले इधर से ज़्यादा निकल रही थी, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये रेडिएशन जो है ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी, ठीक है, ऐसे चल रही थी, ठीक है। मैं एग्जैक्ट एब्सोल्यूट नंबर में दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो पहले 1 2 3 जा रही थी ना, अब क्या होता, हो सकता है सिर्फ एक ही जा पाए बार, बाकी को सबको क्या कर दिया जाएगा, पृथ्वी पर रीएमिट कर दिया जाएगा, ठीक है, वापस छोड़ दिया जाएगा। किसके द्वारा? इसके द्वारा। इनमें ऐसा क्या है, ग्रीन हाउस गैस। बस इसी की वजह से आपका क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर इंक्रीज होके क्या कर रहा है आपको, वो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है आपको और उसी को ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं। अब ये क्या रहा है, देखो पहले कम हो रहा था, समझ रहे हो, देखो पहले कम था, हो पहले भी रहा था, तो ये तो जरूरी था, दिस इज नेसेसरी, ये जरूरी है दोस्तों, ठीक है, ये जरूरी है। अगर नहीं होता तो लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती, क्योंकि इससे आपका क्या होता है, ये जरूरी है पृथ्वी पर एक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। अगर पृथ्वी पर आपको रहना है तो तापमान, लिवेबल क्लाइमेट मेंटेन करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। लेकिन इसकी वजह से वो तापमान अनबियरेबल हो रहा है, तो उसी को तो हम बोल रहे हैं क्या दोस्तों, क्लाइमेट चेंज। और ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, क्लाइमेट आपका बेसिकली क्या हो रहा है गाइज, चेंज हो रहा है, ठीक है। हेलो सर, आई वॉन्ट टू नो सॉइल डिग्रेडेशन एंड सरफेस और सब सरफेस वाटर किस प्रकार में आते हैं और किस कब क्लास में किया। आज देखो, हेलो सर, आई वांट टू नो सॉइल डिग्रेडिंग, आप कहाँ थे, पॉल्यूशन के अंदर नहीं पढ़ाया था मैंने आपको, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, कहाँ थे आप लोग उस समय। अब अचानक से एक दिन आपकी आँख खुलती है, आप लोगों को लगता है पता नहीं वो टॉपिक नहीं हुआ हमारा, है ना। ठीक है, ये क्लियर है। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं अब आपका। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट, गुड और बैड, देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने बताया ना, नॉर्मल अगर होता भाई, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट सिर्फ नॉर्मल होता, ठीक है, नॉर्मल लेवल का, दैट वाज गुड। बट हमने क्या कर दिया है दोस्तों, हमने तो कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज कर दिया है। सो अब ये जो ये फिनोमिना है वो क्या हो गया है दोस्तों, आपका ना बैड हो गया है, ठीक है। सो क्या कह रहा है दोस्तों, ये आपका ये कह रहा है द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल फिनोमिना। ये एक तो प्राकृतिक घटना है। अब देखो कोई भी चीज़ अगर नेचुरल है, अगर कोई भी चीज़ प्राकृतिक है, इसका मतलब वो अच्छी है, ठीक है। इन द लाइट ऑफ अर्थ, लाइफ ऑफ अर्थ हैज़ बीन पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल ग्रीन हाउस गैस। देखो पृथ्वी पर ना
जो जीवन है ना वो संभव ही तभी हो पाया है जब ये गैस थी। अगर सोच चुके देखो, अगर मैं बता दूं ना आपको कि पृथ्वी पर अगर ये गैस नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं था। तो विदाउट ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, अगर ये ग्रीन हाउस गैस ना होती तो देयर वुड बी नो लाइफ एट ऑल। पृथ्वी पर कोई जीवन जो है आपका संभव नहीं था, ठीक है। तीसरी बात, वेपर, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टुगेदर प्रोड्यूस 95% ऑफ द टोटल ग्रीन। अब ये बहुत सारे होते हैं, अब ये जो होती हैं इसमें क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस में बहुत सारी गैसें होती हैं, बताऊंगा। ये कह रहा है उसमें वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका 95% भाग बनाती है। एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर अगर मैं बात करूं, आर मेंटेन्ड एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू टू नेचुरल ग्रीन हाउस गैस। पूरी दुनिया का जो एवरेज तापमान है वो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसी की वजह से होता है, नेचुरल आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर ये ना होता ना तो पृथ्वी का तापमान पता कितना होता, -70, एवरेज टेम्परेचर -70 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी कितना है दोस्तों, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं होता कितना होता, -17 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको क्या लगता है जीवन संभव हो पाता? नो एट ऑल, जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता। सो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो ग्लोबल वार्मिंग इज नेसेसरी, इट इज अ नेचुरल फिनोमिना एंड इफ इट इज नेचुरल इट हैज टू बी, ठीक है, इट हैज़ टू बी देयर, ये होना चाहिए। बट अगर आप इसको इंक्रीज कर रहे हो, अगर आप इसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियस बात है ना, आप अपनी शामत फिर खुद से आमंत्रित कर रहे हो। और हमने क्या किया है, हमने उसको बढ़ा दिया है। हमने ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है। हमने ज़बरदस्ती कार्बन डाइऑक्साइड को सिस्टम में इंजेक्ट कर दिया है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, उसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है, उसकी वजह से धीरे धीरे आपका जो ग्लोब पूरी जो पृथ्वी है वो धीरे धीरे गर्म हो रही है। और उसी इफेक्ट को हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस एक प्राकृतिक घटना है। इस प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के कारण ही पृथ्वी पर जीवन आपका संभव होता है। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कुल ग्रीन हाउस गैस का 95% से अधिक उत्पादन करते हैं। प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही पृथ्वी का वास्तविक औसत तापमान 15 डिग्री के आसपास बना रहता है। अगर इस घटना के बिना अगर मैं देखूं तो पृथ्वी का तापमान पता कितना होता, -17 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस तापमान पर आपका जीवन जो है वो संभव नहीं है, ठीक है। कनिज, फातिमा, संदीप, आप डेली क्लास नहीं करते इसीलिए आपको पता, शायद क्लास तो डेली होती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्लास तो हमारी हो ही रही है यार। ये क्या कह रहे हैं संदीप? संदीप डेली हो रही है यार मेरी क्लास। अब किसी दिन नेट दिख, कल नहीं हुई, कल भी क्लास हुई है अपनी। आप कहाँ थे बताओ, कल भी क्लास हुई है। आप PDF आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लिया करो, ठीक है। कई बार आपको क्लास नहीं दिखती तो वहाँ पे आप चेक किया करो। रुक जा भाई विकास कुमार, क्रायोस्फीयर रुको थोड़ी देर, थोड़ा देर थम जाओ, ठीक है, थोड़ा थम जाओ, मैंने देख लिया आपका, ठीक है। एक ही चीज़ पकड़ के मत बैठो, थोड़ा सब्र करो, समय आने पर सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है। एक वर्ड पकड़ लेते हो उसके पीछे लग ही जाते हो यार, ठीक है। पहले क्लास को सभी लोग लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, लाइक करो और उसको फटाफट से शेयर करो। विकास अभी भी मानोगे नहीं आप, है ना, चलो आप करते रहो, मैं देखता हूँ। अब ऐसे करके आप जवाब लेते हो क्या, चलो देखते हैं, ठीक है। करंट अफेयर 1 साल का पढ़ना है, पूरा पूरा पुनीत 1 साल का पढ़ना है। अप्रैल 2019 से लेकर अप्रैल 2020 तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। खुशबू आज क्लास है अपनी रात को 8 बजे, 8 से 9 क्लास है। आप सभी उस पर बता देंगे। पॉलिटी की क्लास मैंने रखी है कि कैसे पॉलिटी को आप अच्छे से पढ़ें, बिना आर्टिकल, बिना याद किए, बिना रट्टे मारे पढ़ें, ठीक है। कोई बात नहीं सिमरन, मैं कौन सा इनका मैसेज पढ़ रहा हूँ, करते रहेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ होगी आपको समय पे सारी बातें पता चल जाएगी, डाउट वगैरह सब पता चल जाएंगे, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस एंड देयर सोर्सेस। ये हमने पढ़ लिया, ग्रीन हाउस गैस गुड है बैड है, पढ़ लिया हमने, अच्छी बात है, लेकिन अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो गया तो ख़राब हो जाएगा। अब ग्रीन हाउस गैस और उनकी सोर्सेस की बात करते हैं। ग्रीन हाउस गैस होती क्या क्या है और उनके सोर्स कितने हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, फ्लोरिनेटेड गैस ग्रीन हाउस गैसेज है, ब्लैक कार्बन ऑल्सो प्रोड्यूस द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, दीज आर द ग्रीन हाउस गैस। अब इनके सोर्स की बात करते हैं, चलो एक एक करके बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, आपको पता है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके अपना खाना बनाते हैं ना। तो अगर आप पेड़ों को काट देते हो तो क्या होगा दोस्तों, उससे तो डिफॉरेस्टेशन कर बोलते हैं हम। जब आप डिफॉरेस्टेशन करोगे तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक नहीं हो पाएगा। और फॉरेस्ट जो है दे एक्ट एज अ कार्बन सिंक, और अगर आपने फॉरेस्ट कट कर दिया, आपने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, तो कार्बन सिंक जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। सो उसके कारण आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट में सिंक नहीं हो पाएगी, रिजल्टेंट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी। दूसरा, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जितने भी फॉसिल का मतलब क्या होता है, देखो फॉसिल को मैं बोलता हूं जीवाश्म। जीवाश्म मतलब क्या होता है, जीवों का अंश, और जीवों के अंदर क्या होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 यहाँ पर उपस्थित होती है, ठीक है। इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर में क्या होती है आपकी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपकी बहुत ही ज्यादा आपकी पाई जाती है इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। ओजोन की बात कर रहे हैं, ओजोन जो है ये भी ग्रीन हाउस गैस है। कहाँ से मिलती है, बेसिकली वहीकुलर एमिशन, जो आपकी गाड़ियां चलती है ना उससे, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, दो ही जगह से हमें ओजोन गैस की प्राप्ति होती है। अच्छा, ओजोन दो जगह पाई जाती है, याद करो, ओजोन जो है अभी पढ़ाऊंगा मैं, दो जगह पाई जाती है। एक तो पाई जाती है लोअर एटमॉस्फेयर में, ठीक है। लोअर एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, लोअर एटमॉस्फेयर का मतलब है सर ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में ये काम करती है ग्रीन हाउस गैस का, लेकिन जब ये पाई जाती है आपका स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, अपर एटमॉस्फेयर में, तो ये किसकी तरह काम करती है, आपका ओजोन लेयर की तरह काम करती है। इट विल एक्ट एज अ ओजोन लेयर, ठीक है। बात समझ में आ रही है सभी को, क्लियर है सभी को। राजेश ये क्या लिख लिया आपने, पहले एक बार पढ़ो इसको, ये क्या है बताओ, ये क्या लिखा, क्या आपने पता है आपको, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नहीं होती, किसने बोला नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस है, ऐसे अपनी मर्जी से ये बताइए मैंने, ग्रीन दीज आर ग्रीन हाउस गैस, आप अपनी मर्जी से ही चला रहे हो, अपनी मर्जी से ग्रीन हाउस गैस बना रहे हो। यहां पर देखो ना, इनमें है क्या नाइट्रोजन, नहीं है, तो नहीं है ग्रीन हाउस गैस, बस। अब इनके में बहुत सारी गैस नहीं है। अब कोई पूछेगा सर हीलियम है क्या, नहीं है भाई। आर्गन है क्या, नहीं है भाई, ठीक है। नियोन है क्या, नहीं है भाई। उसके बाद पूछेगा मुझसे सर जिनॉन है क्या, नहीं है भाई। कोई पूछेगा आर्गन है क्या, नहीं है। अरे जो इसमें नहीं है वो नहीं है, सिंपल। दीज आर द ग्रीन हाउस गैस, ये ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। Who has the ability to absorb the carbon dioxide is called as the carbon sink। अभी मैं पढ़ाऊंगा मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज में पढ़ाएंगे, है ना संदीप चौहान, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज में विल डिस्कस दैट। कार्बन सिंक क्या होता है, वो जो कार्बन को एब्जॉर्ब कर पाए, दैट इज कार्बन सिंक, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया, ओजोन का हो गया। अगला बात करते हैं दोस्तों अब वाटर वेपर। देखो जलवाष्प जो है, वाटर वेपर को क्या कहते हैं हम, जलवाष्प। जलवाष्प जो है ये प्राकृतिक आपके क्या है, ग्रीन हाउस, नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है। वाटर इज अ नेचुरल ग्रीन हाउस गैस विच कंट्रीब्यूट अ लॉट इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। वाटर जलवाष्प की वजह से बहुत होता है। देखो पानी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी, आप ये बात सोचो, आप अभी अपना गर्मी चल रही है, आप बाथरूम में नहा के आओ, बाथरूम में आप नहा रहे हो, तो नहाते रहोगे ठंडा लगेगा। जब आप अपना शरीर पोंछ लोगे, अचानक से बाथरूम में गर्मी लगेगी आपकी, बाहर आ जाओ, आप बाहर आओगे नॉर्मल, लेकिन बाथरूम में क्या लगती है, गर्मी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वाटर वेपर, ठीक है। तो अब देखो बारिश जो होती है ना, बारिश से जस्ट पहले का मौसम महसूस करो। बारिश से जस्ट पहले ना एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है, और उस आर्द्रता की वजह से क्या होता है, उस ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से उसमें वाटर वेपर बहुत ज़्यादा है, उस वाटर वेपर से टेम्परेचर हमें बहुत ज़्यादा, तो वाटर वेपर जो है ना, दे ऑल्सो एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, पृथ्वी से जो आउटबाउंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है ना, देखो अब ग्रीन हाउस गैस का सिंपल मतलब समझना कि जो किरणें पृथ्वी से जाएंगी भाई वो उनको एब्जॉर्ब करेगा, सिंपल। सो वाटर वेपर जो है ये भी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये दोनों के दोनों मिला के, कुल मिला के 90% जो है वो ग्रीन हाउस गैस में काम करते हैं। और वाटर वेपर जो है ये एटमॉस्फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा कितना पाया जाता है, 4% बाय वॉल्यूम।
पूरा जो आपका एटमॉस्फेयर है ना, जो वायुमंडल है, उसमें 4% क्या हो सकता है अधिकतम आपका वाटर वेपर, जलवाष्प जो है वो आपके हो सकते हैं। सो इट इज अ नेचुरल ग्रीन हाउस गैस। अनलाइक अदर ग्रीन हाउस गैस, लाइफ स्पैन ऑफ द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज वेरी शॉर्ट। देखो बाकी ग्रीन हाउस गैस है ना वो लंबे टाइम तक रहती है, लेकिन वाटर वेपर जो है ये क्या होता है, वेपर बना, जलवाष्प बना, उसके बाद कंडेंस होकर फिर से बारिश होकर नीचे आ जाता है, तो इसका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ही छोटा है। इट इज एडेड बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। आप पूछोगे सर वाटर वेपर आया कहाँ से, सर वाटर वेपर आता है इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन को हम क्या कहते हैं गाइस, पता है आपको, पता है, वाष्पीकरण कहते हैं उसको, वाष्पीकरण से आता है। एंड रिड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। और कम कैसे होता है, कंडेंसेशन की प्रक्रिया से। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन का मतलब होता है दोस्तों संघनन। सो पानी ऐड होता है इवेपोरेशन से, वाष्पीकरण से, और हटता कैसे है दोस्तों, संघनन से। सो पानी जो है इट इज अ नेचुरल ग्रीन हाउस गैस, ये प्राकृतिक नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है। तो आप इसके अंदर दोस्तों ना कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है, आप इसके अंदर में कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये अपने आप में रहेगा ही रहेगा। समझ में आ रही बात। सो वाटर वेपर जो है, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो वाटर वेपर इज अ नेचुरल ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। वाटर वेपर जो है गाइस वो क्या है आपका, एक नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। सो वाटर वेपर जो है वो क्या है कि नेचुरल ग्रीन हाउस गैस। ये बात क्लियर होगी आपको। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट जो है मेरे पास क्या है, वाटर वेपर इज नियरली 4%। मैंने बताई दिया एटमॉस्फेयर में 4% तक पाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। वाटर वेपर एब्जॉर्ब बोथ इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड आउटबाउंड टेरेस्ट्रियल, दोनों को एब्जॉर्ब करता है, आने वाली को भी और जाने वाली को भी, ठीक है, दोनों की इसकी प्रॉपर्टी है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इटसेल्फ एसोसिएटेड विद द टेम्परेचर। अब देखो, लेकिन ये क्या है ना, आपके वायुमंडल में आपका कितना वाटर वेपर होगा ये अपने आप में किस पर निर्भर करता है आपका दोस्तों, ये रेट ऑफ इवेपोरेशन पे। जैसे अगर मैं बताऊं, देखो कैसे, अगर हम बताएं वाटर वेपर का, तो ये हिंदी में है सारा का सारा, आप एक बार देख लेना हिंदी के अंदर। वाष्पीकरण की दर जो है इसकी वाटर वेपर की, वो स्वयं तापमान से ही जुड़ी होती है। अब देखो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उससे रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, इंक्रीज। रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण की दर, ठीक है, तो उससे वाष्पीकरण की दर जो है वो क्या होती है आपका, बढ़ जाती है, बढ़ गई, उससे भाई अमाउंट ऑफ वाटर वेपर बढ़ जाएंगे। भाई अमाउंट ऑफ वाटर वेपर का मतलब क्या है, जलवाष्प की में क्या हो जाएगी आपका वृद्धि, और जलवाष्प में वृद्धि होगी तो आपका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, और एब्जॉर्प्शन इसकी इंक्रीज होता है तो उससे क्या होता है फिर आपका ग्लोबल वार्मिंग। तो ये साइक्लिक साइकिल है। ग्लोबल वार्मिंग फिर मतलब तापमान बढ़ना, फिर तापमान बढ़ना मतलब फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन, तो ये एक साइकिल है, आपस में चलता रहता है, एक दूसरे पर ये क्या होते हैं आपका निर्भर होते हैं। मीथेन, मीथेन कैसे होती है सर, मीथेन जो है वो आपका प्रोड्यूस होती है, देखो राइस कल्टीवेशन। मीथेन जो है इसका एक सबसे बड़ा जो सोर्स है वो कौन है आपका, एग्रीकल्चर। कौन है दोस्तों, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ, कृषि, सबसे बड़ा सोर्स है इसका कृषि। तो जैसे पैडी कल्टीवेशन हो गया, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हो गया, उसके बाद वेटलैंड हो गए, ठीक है, वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि, याद रखो वेटलैंड बताया था मैंने। आर्द्र भूमि जो होते हैं दे आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ द मीथेन, ये भी मीथेन के सोर्स होते हैं। फर्टिलाइजर फैक्ट्री है ना, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्रीज, एक्सक्रीटा, कैटल, कटजुइंग, सच। देखो जो गाय भैंस खाना नहीं खा लेती है, खाना खाने के बाद वो क्या करती हैं, वो जब खाती है ना तो निगल लेती है उसको, निगलती है, सब निगल गए, उसके बाद में वो क्या करती है, अंदर से उसको निकाल के चबाती है, उसको बोलते हैं कटजुइंग। सो वो जब कटजुइंग करती है ना तो उस टाइम पर भी हमारे बहुत ज़्यादा मात्रा में मीथेन रिलीज होती है। सो मीथेन के सोर्स क्या है, याद रखना, एक पेपर में पूछा जाता है। एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी की वजह से ही मीथेन जो है वो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, जिसमें अगर हम बात करें तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, वेटलैंड, फर्टिलाइजर फैक्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, एक्सक्रीटा और कैटल और कटजुइंग, ये जो हैं वो क्या आपके इंपॉर्टेंट आपके सोर्स रहेंगे। मीथेन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट आपका एक ग्रीन हाउस गैस है, जो किससे प्रोड्यूस होता है आपका, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों इसके बारे में अभी करेंगे, अभी अपनी जो दूसरी क्लास होगी उसमें, और सारी की सारी मैं मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज आपको उसके अंदर कराऊंगा। सो अभी के लिए दोस्तों इतना ही सही, ठीक है। आपकी दूसरी क्लास है, पहले वो अटेंड करेंगे। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पर क्लास का लिंक दे रहा हूँ मैं, फ्री क्लास का, अनअकैडमी के ऊपर ज्वाइन करो, नहीं तो सब्जेक्ट छूट जाएगा। ये मेरा फेसबुक पेज है, ये मेरा फेसबुक आईडी है दोस्तों, यहाँ पर आप मेरे से मिलिए, है ना। अगर किसी को भी प्लस सब्सक्रिप्शन, वैसे तो आप डायरेक्ट ले सकते हो, बट कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे को यहाँ पर क्या ड्रॉप कर सकते हो, मेल ड्रॉप कर सकते हो। और ये मेरा है टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, सुमित राठी यूपीएससी। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है आप ऐप इंस्टॉल करो, उसके बाद एम में चूज़ करो आप यूपीएससी सीएससी, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन। जैसे ही जाओगे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है 24 मंथ 2 ईयर,
है ना। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 92,000, बट अभी आपको कितने में मिल रहा है, 52,000 ओनली। आप मेरा कोड यूज करो, यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। सुमित 10 कैपिटल में विदाउट स्पेस यूज करना है एंड यू विल गेट द एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स 43,200। ठीक है, चलिए ऑन दिस नोट वी विल एंड दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।